हेलो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका हम सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। ये ओवरव्यू में आपके सामने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। इसमें से क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्पेशली द फ्रंटल लोब। मीन्स ये कैसा डिजीज़ है? प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स या फिर आप बोल सकते हैं फ्रंटल लोब का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका डीजनरेशन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके आगे हम बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट लाइन आपके सामने आई है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया है। मतलब डिमेंशिया का जो टाइप है वो सबसे ज़्यादा अल्जाइमर्स टाइप ही पाया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि डायग्राम से मैंने बताया कि ओल्डर एज में ही आप इससे क्लियर हो जाएगा कि ओल्डर एज में ही डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ का भी चांस डिमेंशिया जो है वो ओल्डर एज में ही मिलता है। और वो ओल्डर एज यदि 65 से अबोव है तो उनमें सीवियर फॉर्म देखने को भी मिल सकता है, और वो ज़्यादातर 5% लोगों में देखने को मिलता है। मतलब जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे सीवियरिटी बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी एंड ईटियोलॉजी की, जिसमें हम ग्रॉस पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें कॉर्टिकल एट्रोफी। ये डायग्राम देखिए, जिसमें पहला जो डायग्राम है वो नॉर्मल ब्रेन है और दूसरा जो श्रिंकेज या फिर एट्रोफी इसमें देखने को मिल रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें एनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स, मीन्स एक जो पेशेंट है उसमें एनलार्ज्ड वेंट्रिकल देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम इसका माइक्रोस्कोपिकली क्या क्या इसमें हो सकता है वो देखते हैं। तो इसमें देखिए डिपॉजिट्स ऑफ प्रोटीन एंड एडल्ट्रेशन इन द सेल स्ट्रक्चर एट इंटरन्यूरल जंक्शन। मीन्स जो न्यूरॉन्स जहाँ जुड़ती है वहाँ पर सेल स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाते हैं और प्रोटीन्स डिपॉजिट हो जाता है, जिसको एमाइलॉइड प्रोटीन बोलते हैं, वो जमा हो जाता है, जिसके कारण से जो एसिटाइल कोलिन का ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है। तो इसमें ये स्ट्रक्चर से देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट होता है। तो इसमें यही आंसर आता है एसिटाइल कोलिन। ये काफ़ी बार पूछा गया है, आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आगे हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें आप देखिए जेनेटिक एंड फीमेल जेंडर, जेनेटिक एंड फीमेल जेंडर की बात करते हैं। तो जेनेटिक्स का मतलब है फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली में रहा हो तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा जेंडर में देखें तो हम फीमेल जेंडर्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। एज मैंने बता दिया 65 से अबोव होता है तभी देखने को मिलता है। इसके अलावा आप बात करें तो यदि कोई पेशेंट है उसको पास्ट हेड इंजरी की हिस्ट्री है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और क्योंकि उसमें डिजनरेटिव चेंजेस होने को रहता है, इस वजह से उसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कोई अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन रही हो पेशेंट के साथ तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें कोई वायरल इन्फेक्शन, जैसे पेशेंट को हो अभी हो या फिर पास्ट में रहा हो और जो ब्रेन तक पहुंच गया हो, तो उसमें भी अल्जाइमर्स डिजीज़ देखने को मिलता है। तो ये सभी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया इसका सबटल एंड इंसिडियस ऑनसेट होता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट इसमें देखने को मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक साइन है इसका अल्जाइमर्स डिजीज़ का। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि फंक्शनल डेफिसिट भी पेशेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका पर्सनालिटी अल्टर्ड है, मेमोरी अल्टर्ड है, तो इस वजह से वो अपने फंक्शंस नहीं कर पाएगा, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अल्टर्ड हो जाएंगी। इसके अलावा पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसा कि फ्रंटल लोब अफेक्ट है तो पर्सनालिटी वही बनाती है, तो इसकी पर्सनालिटी चेंजेस होगा, वो सस्पिशियस हो जाएगा, इरिटेबल रहेगा हर टाइम, और क्योंकि उसको खुद को कुछ याद नहीं है, वो डिसओरिएंटेड रहेगा। डिसओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, ये एक सीक्वेंस में चलता है, सबसे पहले टाइम के प्रति, फिर प्लेस, फिर पर्सन, इस प्रकार से डिसओरिएंटेशन होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सभी चेंजेस जो मैंने बताए हैं वो एक इनिशियल स्टेज में होते हैं। इसके अलावा जो आगे की स्टेज होती है उसको हम देखते हैं। तो मिडिल स्टेज की बात करते हैं। मिडिल स्टेज में आपको देखने को मिलेगा रिपीटेटिव एक्शंस, जिसको हम परसिवरेशन बोलते हैं, मीन्स एक ही चीज़ रिपीट करेगा पर्सन। उसके अलावा इसमें एक और ये 4 फेज दिखाता हूँ मैं आपको, एफेजिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। एफेजिया मीन्स लैंग्वेज एबिलिटी डिसओरिएंटेड हो जाती है, एप्रेक्सिया मोटर फंक्शंस अल्टर्ड हो जाते हैं, एग्नोसिया आइडेंटिफाई नहीं कर सकता सब्जेक्ट्स को, एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का मतलब है एक्सट्रैक्ट थिंकिंग नहीं रहती उसमें। तो ये चारों चीज़ें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेट स्टेजेस में हम डेल्यूजन, हेलुसिनेशन ये देखने को मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए,
पेशेंट्स इन द एडवांस्ड स्टेज ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़ रिक्वायर टोटल केयर, क्योंकि वो फुली डिपेंडेंट हो जाता है, वो अपना सेल्फ केयर डेफिसिट हो जाता है एक तरीके से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एस्पिरेशन न्यूमोनिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन लास्ट स्टेजेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन लास्ट स्टेजेस दैट इज़ एस्पिरेशन न्यूमोनिया, क्योंकि पेशेंट का स्वेलोविंग डिफिकल्टी भी हो जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लेसिंग मिरर में लीड टू सेल्फ हार्म टू पेशेंट। मीन्स यदि पेशेंट के सामने आपने मिरर प्लेस कर दिया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो अपने आप को पहचानना बंद कर देता है लास्ट स्टेज में, यहाँ तक कि वो अपने रूम में भी खो जाता है, उसको पता नहीं रहता है किस जगह है। इसके अलावा प्लेस साइन बोर्ड्स फॉर इंडिकेशन ऑफ थिंग्स एंड लोकेशन। किसी भी चीज़ को बताना है तो उसके लिए आपको साइन बोर्ड उसको लगाना पड़ेगा और उसको ईजी वे में समझाना पड़ेगा, उस पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देख लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस जो आपके पूछा जाता है। तो ये सभी नर्सिंग डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। बाथिंग और हाइजीन सेल्फ केयर डेफिसिट, क्योंकि पेशेंट अपनी खुद की केयर करने में असमर्थ है। इसके अलावा अगला हम देखते हैं वो रहेगा इसमें कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का कारण ये है कि पेशेंट एक तो उसका इनटेक इतना लो है, दूसरा फाइबर डाइट नहीं ले पा रहा, और कुछ एजिंग का इफेक्ट रहता है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो मैंने जो बताया वो सभी आपको इसमें कॉन्स्टिपेशन में जो केयर हो सकती है वो आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। इसके अलावा ड्रेसिंग और ग्रूमिंग सेल्फ केयर डेफिसिट, मीन्स पेशेंट को खुद को आइडेंटिफाई नहीं करता तो वो सेल्फ केयर डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। वो खुद को ग्रूम करके रखना नहीं पसंद करता, इसलिए आपको वहाँ पर मिरर लगाना नहीं है। मैंने पिछली बार बताया, आपको खुद ग्रूम करना है और पेशेंट को एक मतलब पॉजिटिव वे में बताना है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट से कम उसको क्या देना है, मतलब है उसका इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, तो आपको उसको उसका इनटेक बढ़ाना है और जो हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट उसकी इंक्रीज़ करनी है ताकि बॉडी में थोड़ा एनर्जी बना रहे। ये आपको ध्यान रखना है। इन इफेक्टिव कोपिंग एंड कम्युनिकेशन, पेशेंट कोप अप नहीं कर पा रहा है सिचुएशन के साथ और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए आपको उसको ईजी वे में ईजी टोन में ये सभी चीज़ें समझानी है। ये सब उसका जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है उस पेशेंट में आपका ये मेनली रहने वाला है। इसके अलावा एक लास्ट रहता है जो है रिस्क फॉर इन्फेक्शन एंड इंजरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा कि इन्फेक्शन है और इंजरी के चांसेस को ज़्यादा रहते हैं, इन सब से आपको प्रोटेक्ट करना है। जो एक साइकेट्री में आपको दिखाया जाता है बताया जाता है वो सभी आपका इंटरवेंशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने हैं। धन्यवाद।